तो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से और लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि डेली हम रिवीजन टेस्ट लेते हैं जिसमें हमारा आधुनिक काल चल रहा है, लेकिन आज मैंने आधुनिक काल नहीं लिया है। आज संडे था, इसीलिए मैंने आदिकाल पर ही टेस्ट लिया है, वो भी वन लाइनर। इसमें आज मैंने 50 प्रश्नों की प्रश्नावली ली है जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको याद भी करा पाऊँ। तो आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। तो ये माना 1050 से 1375 विक्रमी। नेक्स्ट, आदिकाल को बीज पवन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रीतिकाल को रीति काव्य कहकर पुकारा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फ्रेंड्स, रीति काव्य कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने और रीतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो ये है रामचंद्र को। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति को अपनाया और सबसे अच्छा जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? तो ये किया था गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो ये एक इतिहासकार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है? वियोगी हरि। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन कौन थे? तो ये थे बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, श्याम राम शिव, श्याम राम शिव या फिर शिव राम श्याम, तीनों को याद कर सकते हैं। तो कौन कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण, शिव कुमार सिंह। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को। क्या नाम है इनके? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन काल में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं, तो ये थे डॉक्टर ग्रियर्सन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक देश का साहित्य तो वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। लौकिक चरित्र काव्य भी माना जाता है। लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। भविष्यत का एक लौकिक चरित्र काव्य है। विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं? तो ये थी पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और फ्रेंड्स, पदावली मैथिली भाषा में थी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवध भाषा में थी। पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि मैथिल कोकिल विद्यापति किस रचना के कारण कहलाए? तो वो रचना थी पदावली। या फिर मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट,
चंदनवाला रास के रचयिता हैं अशोक। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया देश भाषा। पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? तो ये थे 69। किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? तो कड़वक शैली वाले रचना है महापुराण, पमचर्यु, जम्मू स्वामी चर्यु। इन सब में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो ये थे अमीर खुसरो, क्योंकि ये खड़ी भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। शिलांकित रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है राउलवेल। कौन सी रचना है? राउलवेल। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का। फ्रेंड्स, आज जो प्रचलन चल रहा है, कथन बहुत पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, इसीलिए मैंने यहाँ कई कथनों को सम्मिलित किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भरतेश्वर बाहुबली राज किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो ये था जैन साहित्य और शालिभद्र सूरि द्वारा रचित रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली राज। तो फ्रेंड, यहाँ प्रश्न बनता है भरतेश्वर बाहुबली राज किस काव्य धारा? जैन साहित्य। किसके द्वारा रचित है? शालिभद्र सूरि द्वारा। या फिर शालिभद्र सूरि द्वारा रचित ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली राज। 3 से 4 प्रश्न अच्छे से तैयार हो गए। दब्ब साह पयास नामक अपभ्रंश में लिखित रचना है देवशयन। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? खंड काव्य। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। नेक्स्ट, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में अभयनिष्ठ यानी कि सबसे बड़े माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सरहपाद। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, ये आएगा दोहा या दूहा। तो फिर बाद में ये कथन बन जाएगा पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। नेक्स्ट, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये थी फ्रेंड्स परमल रासो, जो रचित है जगनिक द्वारा। तो परमल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। तो अगर प्रश्न बन जाता है आलाखंड किस प्रसिद्ध रचना को कहा जाता है? वो है परमल रासो और इसके रचयिता कौन है? जगनिक। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति है? तो वो है राउलवेल। कौन सी कृति है? चंपू काव्य राउलवेल, जिसके रचयिता हैं रोड़ा कवि। ये शिलांकित भी रचना भी है। पुस्तक जलनर हत दे चलगत जनरप काज पंक्ति किस से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है चंद्रवरदाई से। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है किस रचना से संबंधित है? तो वो रचना है पृथ्वी राज रासो, ये भी हो सकता है। या फिर ये उस रचना के कौन लेखक थे? तो वो थे चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज रासो रचना से और उसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। आदिकाल के काव्यों में प्रधान भाषा थी? तो फ्रेंड्स, वो थी डिंगल पिंगल मिश्रित। डिंगल भी थी और पिंगल भी थी। अब आप सोचोगे डिंगल पिंगल भाषा कैसे होती है? तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मिलकर बनती है डिंगल और राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा मिलकर बनती है पिंगल। तो जो आदिकाल में रचनाएं हो रही थी वो डिंगल और पिंगल दोनों मिश्रित रूप से हो रही थी। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। और इनकी रचनाएं भी इनके साथ साथ देख लेते हैं। खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। आदिकाल का खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी की रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ कथन किसका है? अमीर खुसरो का। किसका कथन है? अमीर खुसरो का। इसीलिए इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है।
नेक्स्ट, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं राम सिंह। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल। रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था? ये था संयोगता के प्रति। विशल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाला। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? संध्या भाषा। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की प्रश्नावली। आई होप आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी आदिकाल के प्रश्न रह गए हैं वो हम अगले संडे को करा देंगे। तो इसीलिए आज का टेस्ट सभी देखिएगा, अच्छे से याद भी कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।